जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने जो पिछले सेशन में देखा एंशियंट हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ, हिस्ट्री का मतलब प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू हुआ या इतिहास का मतलब क्या है उसको समझा। जो प्राचीन विदेशी यात्री थे जो भारत आए उसको देखा। आज हम देखेंगे जो उसमें से एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, जो अरबी यात्री थे जो अरब से आए थे उनको देखेंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे, जिसमें अरबी यात्री में अगर हम देखें सबसे पहले कौन आया। इसमें अरबी यात्री में अगर देखें हम, सबसे पहले आया अल-बरूनी। अल-बरूनी सबसे पहले आया अल-बरूनी, जिसका अन्य नाम है अबू रेहान। इसको अबू रेहान नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि अल-बरूनी का अन्य नाम कौन है, या ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अबू रेहान किस नाम से और प्रसिद्ध है। तो अबू रेहान अल-बरूनी नाम से भी जाना जाता था, या अल-बरूनी अबू रेहान नाम से भी जाना जाता था, जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद कह सकते हैं। इसकी जो पुस्तक है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, किताबुल हिंद इसको कहते हैं, किताबुल हिंद। तो विदेशी यात्री में पहला अल-बरूनी आया, जो जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। उसके बाद दूसरा आया तारानाथ। तारानाथ तिब्बती था। तारानाथ तारानाथ जो है तिब्बती था। तारानाथ, इसकी जो कृति है या पुस्तक है उसको कहेंगे कंगयूर या तंगयूर। एक है कंगयूर या तंगयूर, ये इसकी है कृति। उसके बाद बेनिस का यात्री, तीसरा इसमें देखें बेनिस का यात्री। बेनिस का कौन यात्री था? मार्को पोलो। मार्को पोलो, जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया या यात्रा किया, इसके बारे में ये कहा जाता है, जो पूरी दुनिया की यात्रा किया। ये जो है पूरी दुनिया की यात्रा की, पूरी दुनिया का यात्रा किया इसको कह सकते हैं। पूरी दुनिया का यात्रा किया, और ये भारत आया लगभग 13 सेंचुरी, लगभग 13 सेंचुरी आया था। ये पांड्य के काल में, पांड्य के काल में भारत आया था। 13 सेंचुरी पांड्य के काल में भारत आया था, या पांड्य के समय भारत आया था। मार्को पोलो ने ही कहा था, इसने ही कहा था, भारतीय शासक या भारतीय राजा, भारतीय लोग अपना पैसा भारतीय लोग
जब भारतीय शासक अपना बहुत सारा पैसा घोड़ों की खरीद पर बर्बाद करते हैं। अपना पैसा घोड़ों के खरीद पर बर्बाद या व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। क्योंकि ये सब देखिए, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछता है, क्योंकि ये यूपीएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। ये सब यूपीएससी ऐसे सब क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछता है। डायरेक्ट फैक्ट जैसे पूछ सकता है वेनिस का कौन यात्री था, वनडे एग्जाम पूछ सकता है, मार्को पोलो। अब वो यूपीएससी क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें किसने, मतलब पांड्य के काल में कौन आया, या पूछ सकता है कि घोड़े के खरीद पर भारतीय शासक पैसा बर्बाद करते हैं, किसने कहा था। तो मार्को पोलो ने कहा था। जैसा कि हमने देखा कि पिछले सेशन का जो थोड़ा छोटा टॉपिक बचा था अरबी यात्रियों के बारे में, जो पश्चिम देश से, मतलब पश्चिम कंट्री से, जो पश्चिमी क्षेत्र था आए, उनके बारे में। जो आज का हमारा जो सेशन का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत इसको कहते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत वो होता है जो पृथ्वी के गर्भ में, पुरातात्विक स्रोत वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ में छिपे सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों की जीवन शैली को हम जान या पढ़ सकते हैं। उसमें भौतिक आ जाएगा, भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक और सांस्कृतिक दोनों। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पृथ्वी के अंदर जो छिपी वस्तु है उसके माध्यम से ही। अब जैसे जो उनका जो दाह संस्कार होता है प्राचीन काल में कैसे किया जाता था, कब्र की खुदाई करके हमें पता लगा कि मतलब मनुष्य के साथ, मतलब उनका जो दाह संस्कार है कैसे था। एक मनुष्य के साथ दो मनुष्य कहीं कहीं पाए गए, उनके साथ और सारे औजार पाए गए। लेकिन इसको हम आगे देखेंगे उनकी जो दाह संस्कृति थी कैसी थी। लेकिन आप सबसे पहले समझिए कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। हमने देखा पुरातात्विक स्रोत। अब देखेंगे जो इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य
आते हैं। तीन प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा है मुद्रा, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। अभिलेख, मुद्रा और स्मारक, ये अभिलेख, ये जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किसके माध्यम द्वारा या कितने प्रकार के माध्यम से हम उनके भौतिक और सांस्कृतिक जीवन पद्धतियों को जान सकते हैं। इसमें तीन प्रकार है, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। हम इसको देखें कि अभिलेख क्या होता है और मुद्रा, स्मारक ये सब क्या होते हैं। अब जैसे इसमें हम अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, जिसमें हम पहला देखें कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख ये सबसे प्राचीन पद्धति है पढ़ने की, सबसे प्राचीन पद्धति है पढ़ने की। अध्ययन, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें देखें हम क्या आएगा। अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली, लिखने की सबसे प्राचीन, लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली है। सबसे प्राचीन प्रणाली अगर देखें हम तो हड़प्पा की है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हड़प्पा है, लेकिन हड़प्पा सही नहीं है। एग्जाम में अगर पूछता है लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली किस काल में या किसको मानी जाती है, तो उसमें हड़प्पा अवश्य आपको देखने को मिलेगा। आपको हड़प्पा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हड़प्पा सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए क्योंकि इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ये अब जो है, क्योंकि इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए क्या माना जाता है? कौन सा? अशोक का अभिलेख है, अशोक का अभिलेख। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली अशोक का अभिलेख है। उसके बाद हम अशोक के अभिलेख के बारे में थोड़ा जान लें। अशोक के अभिलेख के बारे में एक छोटा सा वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है पहले से ही, उसको आप देखिए। अशोक के अभिलेख के बारे में पूरा डिटेल, लगभग 20 से 30 मिनट का वीडियो है पूरा, उस अशोक के अभिलेख के बारे में ही वो वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अशोक के अभिलेख में अगर हल्का सा नज़र डालते हुए चले तो सबसे पहले अगर लिपि देखें तो लिपि क्या है इसमें? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक। इसका जो ये शब्द है कहीं कहीं अलग देखने को मिलता है, लेकिन अरामाइक से ही रिलेटेड रहेगा, ऐसा नहीं अलग रहेगा। उसके बाद चौथा है यूनानी। चौथा है इसमें यूनानी।
4 हैं। जो ये ब्राह्मी लिपि है यही आगे संशोधन होकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, देवनागरी और उसके बाद गुजराती, बांग्ला, उड़िया आदि, इसमें आदि इसी ब्राह्मी लिपि से संशोधन होकर ये सब लिपियां बनी हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि ये सब लिपियाँ कहाँ से ली गई हैं या कहाँ से संशोधित होकर आई हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि से संशोधित होकर आई हैं। प्राचीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं, आप अगर इससे डीप नहीं जा पाएंगे, इससे डीप है ही नहीं, इससे डीप कितना डीप जाएंगे, किसी चीज़ की एक सीमा होती है। तो हम देखें अशोक के अभिलेख, मतलब ये इसका एक वीडियो जो है सेपरेट, आगे इस टॉपिक आएगा अशोक का पूरा, जब मौर्य काल आएगा आगे उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको देखते हुए हम चल रहे हैं आगे। उसके बाद शिलालेख संस्कृत में प्रयोग हुआ। सबसे पहले शिलालेख अगर देखें हम, शिलालेख अगर संस्कृत भाषा में देखें हम, संस्कृत भाषा में देखें तो किसका है, संस्कृत का प्रयोग किया रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत का प्रयोग किया कौन, रुद्र दमन का कौन सा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। उसके बाद भोज का, ग्वालियर का, भोज का जो है ग्वालियर का अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा थी, लेकिन उसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख 4 लिपि में है। उसके बाद शिलालेख संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल, भोज का ग्वालियर। ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अगर देखें हम इनसे मतलब रिजल्ट क्या मिला, अभिलेख के अध्ययन को हमने किया, ये सब प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए इसमें इन्हीं से पता चला कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी गई है, इन्हीं से पता चला जो भूमि इन्हीं से पता चला जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी गई थी या दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। अग्रहार कहा जाता है। ये आप स्टार बना के इसको लिख लीजिए।
लिख लीजिए, क्योंकि ये इन्हीं से पता चला जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हम देखें सिक्के। पहला हमने देखा अभिलेख, दूसरा देखें सिक्के। ये हो गया। अब दूसरा देखें मुद्रा या सिक्का। मुद्रा या सिक्का। मुद्रा और सिक्का अगर देखें तो क्या है ये दूसरा जो है, पहला क्या था, अभिलेख था। दूसरा भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य स्रोत है। ये दूसरा भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे प्राचीन सिक्का अगर देखें तो किसको कहा जाता है, लगभग 5th से 6th सेंचुरी में आया। सबसे प्राचीन आया देखे तो 6th सेंचुरी में आया, जिसको कहते हैं आहत सिक्का, जिसको क्या कहा जाता है, पंचमार्क आहत। पंचमार्क आहत सिक्का इसको कहा जाता है। सिक्के अधिकांश चांदी और तांबे के थे। ये सिक्के अधिकांश जो है चांदी और तांबा। ये जो सिक्के थे आहत सिक्के, पंचमार्क आहत सिक्के सबसे मतलब मुख्यतः अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चांदी और तांबे के थे। ये एक एक चीज़ कंठस्थ करिए, क्योंकि इसमें क्या चांदी तांबे की जगह और कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। लोग तांबे को पकड़ लेंगे, तांबा सबसे पहले प्रयोग हुआ था, लेकिन चांदी में कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें स्वर्ण या और कुछ लगा के आ जाएंगे। लेकिन चांदी और तांबा, जिसमें देखें आहत, ये आहत जो है आहत इसको क्यों कहा जाता है? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है ना कि पंचमार आहत सिक्के को आहत क्यों कहा जाता है। इसको आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते थे। क्योंकि इसमें ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते थे। अब इसमें ये मतलब क्या है, आहत मतलब से ठप्पा मारकर अंकित किए जाते। जैसे इसको आप आज के दौर में देखें तो जैसे मुहर मारते हैं ना, मुहर उसको इंक पैड पे लगा के उसके बाद पेपर में लगाते हैं, वही है। उसमें लिखा रहता है, तरह तरह के चित्र भी आते हैं। कोई लोगो ले लीजिए किसी संस्था का, कॉलेज का, तो क्या है, मुहर लगाते हैं ना, तो ठप्पा ही उसको, एक तरह से उसको ठप्पा ही कह सकते हैं। उसी को इसमें ठप्पा कहा गया है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आहत सिक्के उसको कहा जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे आप नोट करिए, एक चीज करके लिखिए, एक चीज
नोट, ये एकदम स्टार बना के लिखिए, क्योंकि देखिए ये जो अलग से स्टार बना के बता दें, इतना इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे कोई भी लेख या शब्द, कोई भी लेख या शब्द, कोई भी लेख या शब्द अंकित नहीं था, अंकित नहीं था। इन सिक्कों पर कोई भी लेख या शब्द अंकित नहीं था, सिर्फ आकृति थी। यहाँ है ना कि विभिन्न प्रतीक मतलब चित्र बनाए जाते थे। इसमें क्या कहा है, लेख या शब्द नहीं था, सिर्फ प्रतीक अंकित चित्र दिखाया गया। और एक है करसापाढ़, इन सिक्कों में एक है करसापाढ़। अब उसके बाद आगे देखें तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जो है चलाया इंडो ग्रीक ने या यवन ने। इंडो ग्रीक या यवन ने। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाया किसने? इंडो ग्रीक या यवन ने। उसके बाद इसमें देखिए कुषाणों का योगदान, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें देखेंगे हम कुषाणों का योगदान क्या था। इसमें हम देखें कुषाणों ने रोम के नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। कुषाणों ने रोम के नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। ये एग्जाम में पूछता है ना, शुद्ध स्वर्ण सिक्का किसने चलाया, तो कुषाणों ने चलाया। लेकिन ये पूछ ले अगर अभी किसके नकल पर चलाया, तब सब कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन इसमें आ जाएगा किसके नकल पर चलाया। तो उन्होंने रोम के नकल पर चलाया, जो 124 ग्रेन के थे। 124 ग्रेन का था, 124 ग्रेन का सिक्का था शुद्ध स्वर्ण। उसके बाद सर्वाधिक तांबे के सिक्के इसने चलवाए, कुषाणों ने ही। सर्वाधिक तांबे के सिक्के, सर्वाधिक तांबे के। उसके बाद जो यहाँ का एक शासक हुआ विम कडफिसस, विम कडफिसस के सिक्कों पर बैल के पार्श्व पर, इसके सिक्कों पर बैल के पार्श्व पर शिव की आकृति, विम कडफिसस बैल के पार्श्व पर शिव की
आकृति। ये जो है पद्धति जैसे कनिष्क हो गया, हुविष्क हो गया और वासुदेव आदि भी चलाए। ये कनिष्क के बाद वासुदेव, आदि शासकों ने भी इसका मतलब इसको फॉलो किया। उसके बाद हम इनके सिक्कों पर बहुत से यूनानी और फारसी देवी देवताओं के, इनके सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवी देवताओं के आकृति, देवी देवताओं की आकृति छपी। इनके सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवी देवताओं, यूनानी और इसमें फारसी, यूनानी और फारसी और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां छपी। उसके बाद गुप्त वंश देखेंगे, ये कुषाण हो गया। उसके बाद गुप्त वंश में देखें, गुप्त वंश में क्या है। आपको YouTube पर अगर देखें तो ऐसे सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको नहीं मिलेगा कहीं। मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैंने देखा, हमको जैसे ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हम ही दे रहे हैं, आपको कहीं भी आप देखिए सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा। या तो मिलेगा वन लाइनर मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नोट्स, एक बुक से नोट्स नहीं है, कई सारे बुक का अध्ययन और वेबसाइट, गूगल से, क्योंकि ये सब क्या है, तथ्य देखना पड़ता है ना, कहाँ से क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आपको मतलब प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद हम देखें गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या है, कुषाणों का अनुकरण किया। जैसे इन्होंने कुषाणों का ही अनुकरण किया, अनुकरण किया। लेकिन यहाँ समुद्रगुप्त को आप लोग जानते ही होंगे। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीड़ा बजाता हुआ, उसके बाद सातवाहन नरेश, यज्ञश्री सतकर्णी, सातवाहन नरेश, यज्ञश्री सतकर्णी, सातवाहन नरेश यज्ञश्री सतकर्णी की मुद्रा पर जलयान अंकित है। ये जलयान मतलब किसका प्रतीक है, ये समुद्र विजय का प्रतीक है। और समुद्र विजय का प्रतीक है इसमें। उसके बाद रोम के साथ व्यापार, इसके बाद व्यापार, रोम नहीं, इसमें जो है समुद्र के माध्यम से व्यापार को दिखाता है और समुद्र विजय को दिखाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व्याघ्र शैली, इनका सिक्का जो था व्याघ्र शैली था। व्याघ्र शैली। उसके बाद
काठियावाड़ के शासकों पर विजय। व्याघ्र शैली जो इनका था, ये था काठियावाड़, काठियावाड़ रहेगा, काठियावाड़ के शासकों पर विजय को दिखाता है। उसके बाद पुरातत्व स्मारक, तीसरा नंबर देखें हम, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये सब फैक्ट आपको एक जगह नहीं मिलेगा, वन लाइनर में ही मिक्सअप ही मिलेगा। आप इसको अगर नोट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा एक प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास का जो नोट्स है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि इसी नोट से हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग अलग दे रहे हैं या खुद अलग पढ़ते हैं, हम भी इसी नोट से पढ़ते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्मारक, तीसरा नंबर आ जाएगा स्मारक। स्मारक क्या होता है? विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध कराता है। विभिन्न युगों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का बोध कराता है। विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का बोध कराता है स्मारक। आप इसके अगर डिफिनेशन को बढ़िया समझ गए, इससे फैक्ट अगर आएगा तो आप पकड़ लेंगे आराम से। अब इसमें क्या है, अगर एक नोट करके इसमें देखें हम, किस काल को अंधकार का युग कहा जाता है? किस काल को अंधकार का काल या युग कहा, अंधकार का युग या काल कहा जाता है? तो वो जो है पीरियड है इसका 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये है 100 से 600 BC या ईसा पूर्व, इसको हम कह सकते हैं। इसको अंधकार का युग कहा जाता है। अब इसको अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको अंधकार का युग कहा जाता है। अब 1500 ईस्वी में काशी में स्मारक में अगर देखें 1500 ईसा पूर्व में, 1500 BC में काशी में लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग, उसके बाद तक्षशिला। अब इसमें एक नोट करके लिखिए, नोट करके जो दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी और अयोध्या और इसी में आ जाएगा अयोध्या, वैशाली, बोध गया
बोध गया आदि। अब क्या है, इन सभी जगहों पर बुद्ध ने भ्रमण किया। इन सभी जगहों पर बुद्ध ने भ्रमण किया, लेकिन एक जगह नहीं किया, सभी जगहों पर गए, लेकिन एक जगह नहीं गए। कहां पर? तक्षशिला। तक्षशिला यहां पर बुद्ध नहीं गए। तक्षशिला में बुद्ध नहीं गए। उसके बाद कौशाम्बी उदयन का राजप्रसाद नामक एक विहार मिला। राजप्रसाद नामक कौशाम्बी में राजप्रसाद नामक विहार मिला। दक्षिण में पौंडीचेरी में अरिकामेडु स्थान मिला। दक्षिण भारत में पौंडीचेरी में अरिकामेडु स्थान मिला, जहाँ पर रोमन के सिक्के, कुछ बर्तन मिले, एक दीप का टुकड़ा मिला, टूटा हुआ दीप का टुकड़ा मिला। ये मतलब क्या, ये सब जो दिखा रहा है ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रोम के साथ व्यापार था। दक्षिण भारत का रोम के साथ क्या था? व्यापार था। ये दिखाता है दक्षिण भारत के साथ रोम का व्यापार था। तो आज सेशन यही एंड करेंगे, जिसमें हमने देखा जो पूरा तात्विक स्रोत हैं, जिसमें अभिलेख, मुद्रा और स्मारक देखा। अभिलेख, मुद्रा और स्मारक ये प्राचीन इतिहास का बेसिक है, एकदम जीरो है, ये समझिए आप। अब कल से जो प्राचीन इतिहास का सही टॉपिक शुरू होता है, प्राग ऐतिहासिक काल, उसको हम कल से शुरू करेंगे। कल से, या हो सकता है कल छुट्टी रहे, या नेक्स्ट सेशन से, जब भी सेशन आएगा प्राग ऐतिहासिक काल से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल देखेंगे, मानव का उदय देखेंगे, मानव का उदय कैसे हुआ, उसके बाद आधुनिक मानव देखेंगे, पूरा पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल की जो अस्थियां हैं उसको देखेंगे, पूरा पाषाण काल देखेंगे। मतलब ये सब जितने भाग में डिवाइड है उसको देखेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास सही मायने में यहीं से स्टार्ट होता है, प्राग ऐतिहासिक काल से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट करिए, क्योंकि आप अगर इसको बढ़िया सीक्वेंस वाइज नोट कर लेंगे तो आपका प्राचीन इतिहास का नोट जो है ना, सेल्फ हैंड रिटन नोट बहुत अच्छे से तैयार होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा किताबी भाषा का उपयोग नहीं किए हैं, जिस तरह से आपको आसान भाषा में समझ में आए उसको दिए हैं। इसको हम भी इसी को पढ़ें, ये हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स, ऐसा नहीं है किताबी भाषा सिर्फ किताब से ले लिए, किताब से ही बनाए हैं और अपने शिक्षकों से जो पढ़े हैं उसका नोट्स है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़िए और नोट करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से एंजॉय करिए पढ़ते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।